दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, अभिवादन। आप जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के संबंध कितने मधुर हैं आजकल। तो मुझे उस मधुरता में पिछले 2 दिनों में लगातार और ज़्यादा गड़बड़ी होती नज़र आ रही है और उसके परिणाम भी बांग्लादेश में अब नज़र आने लग गए हैं। मित्रों, क्या हुआ है, जब से ये जो 5 अगस्त की जो घटनाएँ हुई, जिसके चलते शेख हसीना हमारे देश में आई थी, वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन भी उसके पीछे न जाने क्या कहानी है, इन द सेंस कि आप जानते ही होंगे कि हसीना का जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी वहाँ की, उनका कोई रेजिग्नेशन लेटर किसी ने आज तक देखा नहीं है, ऑफ़िशियली कोई लेटर गया नहीं है साइंड उनका। तो और जब अभी ट्रंप जो है राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, तो आपने देखा ही था कि उनको अ, जो बधाई का पत्र गया था शेख हसीना की तरफ से, उसको उन्होंने एज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश लिखा था। उसमें कहीं भी उन्होंने एक्स नहीं लिखा था अपने नाम के आगे। तो उससे वो अपना स्टेटस एक तरह से अंडरलाइन कर रही थी कि दरअसल वो कहाँ खड़ी हैं सारे मामले को लेकर, और उनका इस सत्ता परिवर्तन की तरफ उनका क्या रुख है या वो इसको किस नज़रिए से देखती हैं। ख़ैर, उससे परे आपने ये भी देखा कि पिछले दिनों लगातार पिछले 1 साल में हर बात के लिए जो कुछ भी बांग्लादेश में गड़बड़ है, खराब है, गलत है, उसको जो वहाँ के इस समय चीफ एडवाइज़र लगे हुए हैं मोहम्मद यूनुस, जो कि अपने आप को न जाने कैसे प्रधानमंत्री की तरह से ही कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ही बने समझते हैं अपने आप को। तो उन्होंने पिछले 1 साल में लगातार भारत के खिलाफ बयानबाज़ी की और बांग्लादेश की हर खराबी के लिए शेख हसीना और भारत को ज़िम्मेदार ठहराते रहे वो। मतलब आप समझिए, एक साँस में वो ये कहते हैं कि हम तो जी बड़े अच्छे संबंध चाहते हैं भारत के साथ में, मधुर संबंध चाहते हैं, लेकिन साथ ही वो अपनी हर समस्या के लिए भारत की तरफ उँगली उठाना शुरू कर देते हैं। तो वो बात 1 दिन की हो, 2 दिन की हो, हफ्ते भर की हो, 15 दिन की हो, महीने भर की हो, समझ में आती है। मगर ये पिछले 1 साल से चलता जा रहा है। तो पिछले दिनों हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर जयशंकर ने ये बात साफ तौर पर मीडिया में कह दी। एएनआई को दिए हुए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि भई बांग्लादेश को चाहिए कि वो अपना माइंड मेकअप कर ले कि दरअसल वो भारत के साथ दरअसल कैसे संबंध चाहता है। क्योंकि ये इस तरह से तो गाड़ी नहीं चल सकती है कि अगर वो चाहे कि भई हमको एक्यूज़ भी करते रहें और हमसे अच्छे संबंधों की भी कल्पना करते रहें, तो दोनों चीज़ें एक साथ कैसे चल सकती हैं? दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट जो कुछ हो रहा है, माइनॉरिटीज़ के पे जो अटैक हो रहे हैं, उनको उन्होंने कहा कि भई ये हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं और कैसे खाली देखते रह सकते हैं बिना इस पर कोई बात किए हुए, और ना ही वो अपनी गलती मानने को इस पर तैयार होते हैं मोहम्मद यूनुस। तो इन सब बातों के बाद में एक बड़ी घटना हुई, और नहीं बल्कि इससे भी पहले मैं आपको ले चलूँ कि डॉक्टर जयशंकर से पहले भी भारत के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जी ने, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी ये बात कही सेना प्रमुख ने हमारे, कि उनके लिए ये चिंता का विषय है कि जो इन्फिल्ट्रेशन पहले होता था पाकिस्तान की तरफ से, अब वो पाकिस्तान बांग्लादेश की तरफ से करवा रहा है। उन्होंने बांग्लादेश पर एक्यूज़ेशन नहीं लगाया, उन्होंने बांग्लादेश को एक टूल की तरह से इस्तेमाल होने का आरोप लगाया कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपने बढ़ते हुए संबंधों की छाया में बांग्लादेश के ऑर्डर से भारत में हस्तक्षेप कर रहा है, इन द सेंस कि वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है। आप जानते हैं कि इवन कल शाम को ही बीएसएफ ने पाकिस्तान की तरफ से इंट्रूड करते हुए एक आदमी को बॉर्डर पे मार गिराया है। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सिलसिला उपेंद्र द्विवेदी जी के मुताबिक अब बांग्लादेश की तरफ से शुरू हो गया है। ये बात उन्होंने कोई हफ्ता 10 दिन पहले बात कही थी। वो भी एएनआई को ही दिया हुआ एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बात कही थी। और मजे की बात क्या थी कि इस बात पर उन्होंने ये भी अंडरलाइन किया कि वहाँ पर आईएसआई के ऑफिसर्स आए हुए थे, आर्मी के कुछ ऑफिसर्स आए हुए थे, और ये वो लोग थे, आपको याद होगा, जो पाकिस्तान से चले थे और यहाँ पर लैंड किए थे। इनका जो टाइमिंग, इनकी फ्लाइट रूट, वो सब कुछ भारत की जो इंटेलिजेंस की संस्थाएँ हैं, उन्होंने उन चीज़ों को नोटिस किया था और वो हमने इमीडिएटली हमारे यहाँ मीडिया में रिपोर्ट हो गया था। इस बात को पाकिस्तान लगातार मना करता रहा, बांग्लादेश का जो आईएसपीआर है वो भी मना करता रहा, लेकिन सच ये है कि भारत में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत रहे, राजनयिक क्या नाम था उनका? हाँ, अब्दुल बासित। उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में पाकिस्तान में ये बात कही कि बड़ी हैरानी की बात थी कि उनकी तमाम मूवमेंट की भारतीय इंटेलिजेंस को पहले से जानकारी थी, व्हिच अंडरलाइन्ड कि भई उनके पास भी यही खबर थी कि यहाँ से ये लोग जो पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के लोग हैं, ये वहाँ पर गए, ये बांग्लादेश गए और उनकी जो तमाम मूवमेंट थी वो
हमें पता लग रही थी। इवन जो उनकी चिकन नेप पर जो विज़िट की कराई गई, वो भी भारत की निगाह में थी। भारत लगातार उसको देख रहा था और यही कारण था कि दरअसल कोई सीधा एक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि उनको भी ये खबर लग गई और मीडिया में बात जानबूझकर ज़ाहिर है लीक की गई कि हम उनको देख रहे हैं और यहाँ मौजूद है। तो ये इसलिए हुआ ताकि दूसरी तरफ खबर पहुँच जाए कि भारत की निगाह तुम्हारे ऊपर है। आप कहते हैं ना, अमिताभ बच्चन का गाना था ना, क्या मेरी जात तो मुझे सब खबर है, तो वो कुछ वैसी थी भारत की हालत कि भारत लगातार देख रहा था कि क्या सीन चल रहा है। खैर, तो उस सबसे परे अब जयशंकर जी की स्टेटमेंट आई भूपेंद्र द्विवेदी जी के बाद में, जनरल भूपेंद्र द्विवेदी के बाद में, और जयशंकर जी के स्टेटमेंट के बाद में परसों देर शाम को बांग्लादेश के आर्मी चीफ वक़ार जनरल वक़ार, उन्होंने एक वक्तव्य दिया, एक अपना इंटरव्यू दिया। और बाय द वे उपेंद्र द्विवेदी जी ने भी हमारे जो आर्मी चीफ में जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी ये बात कही थी कि हमारे बांग्लादेश आर्मी के साथ में बहुत अच्छे संबंध हैं, चाहे जो राजनयिक संबंध है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, वो जैसे भी हों, लेकिन आर्मी टू आर्मी हमारे उनसे संबंध बहुत अच्छे हैं। और उस बात को अंडरलाइन करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कम्युनिकेशन हमारे बीच में लगातार बना हुआ है। तो अब आप ये देखिए कि जो जनरल वक्र है बांग्लादेश के, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बांग्लादेश की तरफ बढ़ते खतरे का का जिक्र किया और ये कहा कि भाई अगर इंटरनल जो पोजीशन है वो ठीक नहीं होती है और जिस किस्म की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं बांग्लादेश में, इसके चलते बांग्लादेश की सिक्योरिटी खतरे में आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ भी मार काट चल रही है, उन्होंने कहा कि ये मार काट लूटा पाटी चल रही है वहां पे। आप वो इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको पता लगेगा। एक क्लिप मैंने आपके लिए रखा हुआ है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो वहाँ पर उन्होंने बांग्ला में ये बात कही कि ये मार-काट लूटा-पाटी जो चल रही है, इससे आर्मी चूँकि ज़िम्मेदार है और इससे आर्मी की खराब हो रही है इमेज। आर्मी की बांग्लादेश आर्मी की इमेज खराब हो रही है। तो उन्होंने कहा कि भई हम ये खड़े हुए बैठे खाली देखे, हम इसको यूँ ही देखते नहीं रह सकते। और फिर उन्होंने कहा कि पिछले 7-8 महीनों में जो घटनाएँ हुई हैं, दैट मीन्स कि जब से ये सत्ता में परिवर्तन हुआ है। तो सत्ता परिवर्तन के बाद से उन्होंने कहा कि पिछले 8 7-8 महीनों से मैंने बहुत देख लिया है, मैं बहुत बर्दाश्त कर सकता हूँ, एनफ इज़ एनफ, और नहीं हो सकता, और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अब आप इसको सीधे-सीधे मोहम्मद यूनुस की कारकर्दगी पर एक टिप्पणी भी समझ सकते हैं कि फ़ौज ने, बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब ये सत्ता परिवर्तन हुआ था, उसके कोई 1-2 महीने के अंदर ही आर्मी चीफ की एक स्टेटमेंट भी आई थी कि फ़ौज की अपेक्षा है कि अगले 7 से 8 महीने में 7 सौ 15 हाँ, कि डेढ़ साल के अंदर-अंदर इलेक्शन हो जाए। मगर मुश्किल क्या थी कि जो मोहम्मद यूनुस साहब हैं, वो कोई फिक्स डेट देने के लिए तैयार ही नहीं हैं। और वो लगातार ये कहते रहे हैं कि भई रिफ़ॉर्म होने हैं, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो छात्र यूनियन जो छात्र हैं उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं और मैं तो उनका एम्प्लॉयी हूँ। मतलब उन्होंने सीधे-सीधे हाथ धो लिए फ़ौज से कि भई आप कुछ ही कहते रहो, हमारी बला से, हम नहीं ध्यान दे रहे आप पे। उन्होंने कहा कि मैं तो छात्रों का नौकर हूँ, जो छात्र कहेंगे वही कर, जब वो कहेंगे तो मैं रिज़ाइन कर दूँगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि चूँकि रिफ़ॉर्म्स किए जाने हैं बांग्लादेश में और रिफ़ॉर्म्स कुछ एक दिन में तो हो नहीं जाते, तो जब तक रिफ़ॉर्म चल रहे हैं तब तक चुनाव कैसे होंगे? फिर एक और बात आई कि जब ज़्यादा अंदर-अंदर ज़ोर पड़ने लगा, बीएनपी का भी ज़ोर आया और अवामी लीग का तो था ही कि भई चुनाव की बात की जाए। तो जब अवामी लीग ने भी अंदर से प्रेशर मारना शुरू किया, तो इन्होंने कमाल का काम किया। इन्होंने क्या किया कि जो वोटिंग एज थी, उसको 2 साल पीछे कर दिया। अब ज़रा देखिए, ये टेक्निकल कलाकारी थी मोहम्मद यूनुस की, कि उससे क्या हुआ कि उन्होंने ये बनाया कि भाई फिर अब इसकी बैकग्राउंड में इलेक्शन कमीशन को तमाम वोटिंग लिस्ट जो है वो रिवाइज करनी पड़ेगी। उसमें एक और 1.5 साल निकल जाएगा। अब वो 1 डेढ़ साल और निकल गया, नहीं भी निकले तो निकलवा देंगे आर्मी चीफ उसको, इलेक्शन कमीशन को कह के, और उस 1 डेढ़ साल का इनका सत्ता का वक़्त जो है वो और बढ़ जाएगा। तो ये सिलसिले चल रहे थे और अपैरेंटली ये सबको नज़र आ रहा था कि ये क्यों किया जा रहा है। ये सब बिल्कुल इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं थी, किसी को समझने में कोई दिक्कत हो। तो फिर यहाँ पर बात आई कि आर्मी चीफ को बोलना पड़ा और एक सीमा के आगे उन्होंने फिर सीधे-सीधे इस पर टिप्पणी टिप्पणी की, बिना मोहम्मद यूनुस का नाम लिए हुए। मैं आपको पहले वो टिप्पणी सुना देता हूँ और फिर हम इस पे और आगे बात करते हैं दोस्तों।
পরে বলবেন যে আমি সতর্ক করিনি। আমি আপনাদের সতর্ক করে দিচ্ছি, আপনারা যদি নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে একসাথে কাজ না করতে পারেন, নিজেরা যদি কাদা ছোড়াছুড়ি করেন, মারামারি কাটাকাটি করেন, এই দেশ এবং জাতির স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে। আমি আজকে বলে দিলাম, নাইলে আপনারা বলবেন যে আমি আপনাদের সতর্ক করিনি। আমি সতর্ক করে দিচ্ছি আপনাদের। আমার অন্য কোনো আকাঙ্ক্ষা নাই, আমার একটাই আকাঙ্ক্ষা, দেশ এবং জাতিটাকে একটা সুন্দর জায়গায় রেখে ছুটি করা। I had enough. Was last 7-8 months I had enough. আমি চাই ना for 7-8 months I have had enough, है ना, बहुत हो चुका। तो ये उनकी तरफ से बिल्कुल साफ वार्निंग दी गई, फॉर 7-8 मंथ्स आई हैव हैड एनफ। उनका ये कहना है कि जो लूटा पाटी मारा काटी जो चल रही है बांग्लादेश में, उसके चलते आर्मी की जो तस्वीर है वो खराब हो रही है और हम इसको यूं ही खड़े देखते नहीं रह सकते। तो दूसरी बात उन्होंने ये भी कही थी अपनी इसी स्पीच में कि फौज जो है वो सत्ता में आना नहीं चाहती, लोग इसको पसंद नहीं किया जाता है और ना ही वो आना चाहते हैं, मगर उनकी अपनी जिम्मेदारियां भी है। तो वो ये तमाम बातें उन्होंने कही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सब कुछ ठीक नहीं चलता है तो बहुत संभव है कि फौज जो है वो तमाम मामलों को अपने हाथ में ले ले। एक किस्म से ये चेतावनी दी गई है मोहम्मद यूनुस को कि भाई या तो तुम ठीक हो जाओ, सुधर जाओ बेटा, और वरना आर्मी जो है वो सारी चीजें अपने हाथ में ले लेगी। दैट मीन्स, और फिर उसके अपने परिणाम होते हैं। आप ये जान लीजिए कि फौज अगर कोई चीजें हाथ में लेती है तो वो चीजें फिर बहुत ब्लडलेस नहीं रहती हैं, उसमें कुछ ना कुछ कलाकारियां हो जाती है। और ये बढ़ू तो वैसे ही 84 साल के हैं, इनका क्या कहना। और पासपोर्ट इनका आपको मालूम है कि वीजा लगा हुआ है अमेरिका का, क्लिंटन फाउंडेशन जिंदाबाद, और कभी भागने हुए तैयार बैठे हुए। खैर, आप पहले आर्मी चीफ की जो स्पीच है वो पूरी सुन लीजिए। দেশ এবং জাতিকে একটা সুন্দর জায়গায় রেখে আমরা সেনানিবাসে ফেরত আসবো। আরেকটা জরুরি বিষয় যেটা जी, तो ये वो थी इनकी स्पीच जिसको मैं आपको दिखाना चाह रहा था। और दूसरी तरफ देखिए वो अब हुआ क्या है, इस सारी चीज को आप गौर से यूं देखें कि जो बकरुज्जमान साहब है, ये इन्होंने, इनकी तो वार्निंग है एक किस्म की कि जो डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है बांग्लादेश में, उसको लेकर वो, जैसे मैंने कहा, कह चुके हैं कि भाई आई हैव हैड एनफ फॉर लास्ट 7-8 मंथ्स। और फिर वो उसमें ऐड करते हैं जो कि इंक्रीजिंगली कह रहे हैं कि जो ये प्री ऑक्युपाइड जो लोग जनता को अपनी कह रहे हैं कि जो सिटीजन्स हमारे जो हैं वो कुछ प्री ऑक्युपाइड है विद विलिफाइंग ईच अदर, एक दूसरे में मड स्लेंजिंग कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो वो इस सबसे बचने की बात कर रहे हैं कि भाई जो राजनीतिक दल है वो बजाय एक दूसरे पर एक दूसरे को विलिफाई करें, एक दूसरे के साथ गाली गलौज करें, इस सबसे अलग हटके वो राष्ट्र हित में काम करना शुरू करें। एक बात उसमें बड़ी और कही गई, उन्होंने कहा कि देश की सार्वभौमिकता को भी खतरा है, जो इनफाइटिंग चल रही है उससे देश की जो सार्वभौमिकता है उसको खतरा है। तो एक तरह से सार्वभौमिकता मतलब अंग्रेजी में जिसको हम कहते हैं सॉवरेंटी, तो सॉवरेंटी को भी खतरा है। दैट मीन्स कि बेसिकली वो एक खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो खतरा बन सकता है देश की तरफ। मैं नहीं जानता कि वो खतरा क्या कहा जा रहा है क्या नहीं कहा जा रहा है, वो आप समझ सकते हैं, आप सब समझदार लोग हैं। तो मगर उन्होंने इस बात का इशारा कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्मी चीफ ने बात कही कि भाई हमारे आर्मी से संबंध ठीक है, तो मैसेज जो है वो भेज दिया गया जनरल साहब की तरफ से हमारे कि भाई ये हमारी तरफ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एक स्टेज पे कुछ ना कुछ होगा। फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये बात बोल दी, तो पता क्या लगा कि फौज का भी कम्युनिकेशन चला गया, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन भी चला गया, और तीसरा को कम्युनिकेशन बचता नहीं, फिर तो बस डंडा ही बचता है। तो वो परिस्थिति बनी और जिसके चलते ये बांग्लादेश के आर्मी चीफ को बात बोलनी पड़ी। इसको लेकर एक और बात हुई जो हमेशा होती है ऐसी किसी घटना में, वो हुई पाकिस्तान से। और पाकिस्तान से क्या हुई कि जो हमारे कंवर चीमा साहब हैं वो इस सारे सीन में कूद पड़े आकर। ये कैसे हो सकता है कि वो ना आए इसमें, है ना, तो वो आ गए। और बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने एक इंतहाई जिसे कहते हैं ना खतरनाक किस्म की स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने सियासतदानों को वार्न किया। जनरल वकारुज्जमान सियासतदानों को वार्न किया है कि ये आपस की लड़ाइयां बंद करें।
इससे मुल्क की सॉवरेनिटी को खतरा है। और उसने कहा, आई एम वार्निंग यू कैन नॉट लेटर से दैट आई डिड नॉट वार्न यू। इट मीन्स के जो एक वहां आगे बाद में फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं था, वार्निंग दे दी है कि मार्क्स के पड़ेगी पे सेटअप मौजूद है, केयर टेकर सेटअप, उस केयर टेकर सेटअप को भी खतरा है। और कौन खतरा है, उसकी तरफ से बयान आ रहा है आर्मी चीफ का, आपस में लड़ाइयां बंद करो। ये अगर आपने लड़ाइयां बंद ना की तो मामलात खराब होंगे। और ये बात उन्होंने कब की, जब एक वाकई एक पिलखाना एक की किलिंग, ब्रूटल किलिंग्स हुई, उसमें आर्मी ऑफिसर्स को याद करते हुए बात की। एक और चीज़ इसमें जो बतानी रह गई मित्रों मुझे आपको, वो ये भी थी कि पीछे कॉक्स बाज़ार में जो इनका एयर बेस है, वहाँ पर भी हमला हुआ। मैं नहीं जानता वो एयर बेस में जो मिसक्रिएंट्स थे वो कौन थे, अननोन गनमैन थे, कौन था, अज्ञात हमारे यहाँ तो नामालूम अफराद, पता नहीं कौन थे वो। तो बस उन्होंने जाके कुछ हमला-शमला किया, वहाँ पर एक आदमी की मौत भी हुई, चीज़ें कंट्रोल में भी हुई, पूरा दिन लग गया उसमें। मगर इससे ये पता लगा कि जो डिस्टर्बेंसेस हैं विदिन द सिस्टम वो बढ़ रही हैं। जो इनके स्टूडेंट लीडर थे वो रिजाइन कर चुके हैं, इन्फॉर्मेशन की उसमें थे वो पोर्टफोलियो में, वहां से वो रिजाइन करके नई पॉलिटिकल पार्टी बना ली उन्होंने। अब मगर इस सबके बीच में जो बात कहने वाली देखने वाली है वो ये कि इलेक्शन की कोई डेट नहीं है, और जो एक टेंटेटिव डेट दी गई है वो है इस साल के आखिर की या अगले साल के शुरू की। अब आप ये भी जानते हैं कि राजनीतिक रूप से अगर इस बात को यूँ देखा जाए कि अगर कहीं वो अगले साल की बात कर रहे हैं, अगले साल के शुरू की, तो ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि वो अगले साल की बात अगले साल के मिडल तक चली जाए। तो बेसिकली कोई सिस्टम इस तरह का उन्होंने नहीं बताया जिसको फॉलो किया जाए मोहम्मद यूनुस ने। नतीजा ये है कि और पीसफुल कुछ हो नहीं रहा है। मैं आपको एक अलग वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ कि किस तरह बैंकिंग सिस्टम जो बांग्लादेश का है वो मेल्ट डाउन कर रहा है इस समय पर। वो अलग वीडियो है, मैं आपको बना के दूंगा उसको। बांग्लादेश का जो बैंकिंग सिस्टम है वो इस समय मेल्ट डाउन की तरफ को जा रहा है। तो इकोनॉमी बैठ रही है, भट्टा बैठ रहा है उसका। तो और ऐसे में वो बातें क्या हो रही हैं, यही कमर चीमा साहब आपको याद है ना, जो अभी जरा घबराए कि भाई ये सिस्टम भी खतरे में है। तो ये उसको लेकर भी इन्होंने कहा था कि हम वो कुछ JS-17 दे देते बांग्लादेश को। ये भी इन्होंने धमकी दे रखी है हमको, इसी इसी प्रोग्राम के अंदर, अपने इसी मंच के तहत ये दे चुके हैं। तो मगर अब इनकी भी जान सूख रही है। हालांकि ये भी सच है कि कमर चीमा ने अपने प्रोग्राम में भी ये बात कई बार कही है कि भाई पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ जो संबंध सुधर रहे हैं उन पे थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्टेड लीडरशिप नहीं है जो बांग्लादेश में है, जो कि अपने आप में एक वैलिड आर्गुमेंट है, सही बात है कि भाई ये अगर अगर नहीं है तो कल को वो इलेक्टेड लीडरशिप आएगी, इनके किए हुए फैसलों को उलट देगी, तो आपका किया धरा सारी जो सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट होती है डिप्लोमेटिक या अदरवाइज, वो सब की सब भट्टा बैठ जाता है उसका। मगर पाकिस्तानियों को खुश होने की आदत है, इस समय उनको खुशियों की बहुत जरूरत है। तो बांग्लादेश वाले मामले को लेकर वो कुछ ज्यादा खुश होते रहते हैं। इन्होंने पिछले अच्छा बाय द वे मुझे लगता है कमर चीमा साहब को यूं भी तरह धक्का लगा होगा, एक मुलाकात का पिछले दिनों में लगातार जिक्र कर रहे हैं, वो है बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार के एडिटर का इनके घर आना। इन बोले हमने उनको डिनर पे इनवाइट किया था अपने घर पे, जब वो इनके यहाँ कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद आए हुए थे। तो वहां ये कहते हैं कि जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई हमको आप लोग जो है इस्लाम के लेंस से न देखा करें, उस बांग्लादेश के उस चीफ एडिटर ने कहा डेली स्टार के, और हमें आप हमारी एथनिसिटी से, यानी कि हमारा जो बांग्ला कल्चर है उसके यहाँ से भी देखें। अब ये झटका लगा इनको, क्योंकि ये तो इस्लाम इस्लाम कर रहे थे, ब्रदरली ब्रदरली तो वो जो इस्लामिक ब्रदरहुड थी उसको उन्होंने लतिया दिया वहां पे कि भाई हमको खाली इस्लाम की नजर से मत देखो, हमारी एक कल्चर है, हमारी एक हिस्ट्री है, हमारा एक लिटरेचर है, और भैया बांग्ला है तो हमारी बांग्ला कल्चर भी होती है जो कि आपकी इस्लामिक कल्चर से जरा डिफरेंट है, हटके है। तो वो सारी बातें इनको समझ में आई पिछले दिनों में। और अब ये बात जो आगे अपनी कहानी सुना रहे हैं इसको आर्मी चीफ की स्टेटमेंट को लेकर, वो और देख लीजिए। और कहा जाता है कि ये बेसिकली 25-26 फरवरी को बहुत सारे जो आर्मी ऑफिसर्स से, इंक्लूडिंग एट दैट टाइम जो डीजी थे बांग्लादेश राइफल के मेजर जनरल शकील अहमद, उनको मर्डर कर दिया गया था इन म्यूटनी। और ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स वहाँ पे, तो कहा जाता है कि 74 लोग तब मारे गए थे, कि जो म्यूटनी हुई थी वहाँ पे।
और उन्होंने कहा है कि अगेन एक क्योटिक सिचुएशन है। और ये जो अगले दिन एयरफोर्स की बेस पे जो हमला वगैरह हुआ, वहां पे जो ड्रामा हुआ, उसको ये वो कॉक्स बाजार वाली घटना जिसका मैंने आपको जिक्र किया, कॉक्स बाजार में जो उनका एयरबेस है उसकी बात हो रही है। देखते हुए मेरा ख्याल है वो क्लियर है। और दूसरा, क्योंकि शायद एक डेमोक्रेटिक रास्ता भी तैयार नहीं हो रहा, एक डेमोक्रेटिक पाथ भी नहीं मिल रहा, तो वो समझ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अगर इसी तरह निज़ाम चलता रहा, ये आपस में कुछ ना तैयार कर सके, तो अगर हमने शेख हसीना वाजिद को मजबूर किया था कि उनकी छुट्टी हो जाए, तो ये तो चीज़ ही कोई नहीं है, इनको भी फारिग किया जा सकता है। सो आई एम अब जरा कल्पना कीजिए, जो बात ये नहीं बोल पा रहे हैं या बोलेंगे मुझे पता नहीं, वो ये कि अगर इनकी छुट्टी होती है तो फिर क्या होगा? क्या नया इलेक्शन? अगर हाँ, तो क्या उसमें अवामी लीग पार्टिसिपेट करेगी एज़ इक्वल पार्टनर? अगर हाँ, तो क्या शेख हसीना जो है वो वापस बांग्लादेश जाएँगी? बाय द वे, अपने पीछे ऑनलाइन ट्रांसमिशन में जो कि शेख हसीना ने अपने वहाँ पर किया बांग्लादेश में, उसमें उन्होंने अपने वर्कर्स से ये बात का वादा किया कि वो बांग्लादेश आएँगी और इन तमाम लोगों से बदला लेंगी जो नुकसान कर रहे हैं बांग्लादेश का, या कि मुजीब के खिलाफ जो कुछ कार्रवाई हो रही है। आप जानते हैं मुजीबुर रहमान का नाम जो है, जो इनके फादर थे शेख हसीना के, और जिनको बांग्ला बंधु कहा जाता है, जिन्होंने इनका स्थापना की थी बांग्लादेश की, पहले राष्ट्रपति थे इनके, वो उनका मकान को भी आग लगा दिया गया है। वो मकान भी क्या था उनका, बेसिकली उनके मकान को म्यूजियम बना दिया गया था, तो उसको आग लगा दी गई। अगले दिन बुलडोजर मंगा के उसको गिरा दिया गया। ये सब चीजें यहाँ पर हुई हैं। इस बीच में एक और घटना हुई थी पीछे, हमारे अजीत डोभाल जी ने, उन्होंने भी शरारत की थी। वो कहाँ बाज आते हैं शरारत करने से। तो उन्होंने यहाँ पर एक एग्जीबिशन, एक फोटो एग्जीबिशन लॉन्च की थी, इनॉग्रेट की थी, जहाँ पर माइनॉरिटीज के खिलाफ होने वाले जो तमाम अत्याचार हैं उनकी फोटो एग्जीबिशन की गई थी। तो जाहिर है उसका मैसेज भी वहां गया, वहां की फौज को भी मैसेज मिल रहा है इस सारे का सारा कम्युनिकेशन में, तो उसका भी वहां पर इम्पैक्ट आया होगा। आगे सुनते हैं। कॉशनिंग यू, वार्निंग यू, ये इन फाइटिंग बंद कर दें। ये जारी बात है, इसको इंडिया जो है वो किस तरह देखता है। और अगर बांग्लादेश के लोगों ने, इफ यू नो, डॉक्टर यूनुस इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन, फ्रैंकली स्पीकिंग, ही ये मुद्दा है ना। इज नॉट इलेक्टेड पर्सन। डॉक्टर यूनुस को, ही वाज इन फ्रांस जब उनको कहा गया कि आ जाए एंड आके सारी की सारी भागदौड़ संभाल ले। अब कहा जा रहा था कि इलेक्शंस जो हैं एट द एंड ऑफ 2025 और अर्ली 2026 में होंगे। इट मीन्स कि अगर उन्होंने 2025 की फिगर दे दी है, ठीक है जी, या 2026 की फिगर दे दी है, तो ये 2026 के मिड में भी जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ ये बात मेंशन करनी जरूरी है दोस्तों, कि जब पेरिस में ये थे और आके उनको कहा गया कि आप सत्ता संभाल लें, चीफ एडवाइजर बने, वो जो भी है, और वो एडवाइस किसको कर रहे हैं कोई नहीं जानता, क्योंकि कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं, है नहीं। तो चीफ एडवाइजर है, पर एडवाइजर किसके हैं, किसको एडवाइस कर रहे हैं? इस समय जो मिनिस्टर्स हैं उनको मिनिस्टर न कह के चीफ एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री कहा जा रहा है। बेसिकली हर एक मिनिस्ट्री का एक चीफ एडवाइजर है जो कि बेसिकली मिनिस्टर की तरह से काम कर रहा है। तो नोमेनक्लेचर इस तरह के बना दिए गए हैं वहां पर, जिन पे गाड़ी चल रही है केयरटेकर सेटअप की। और इसको भी आप यूं देखिए कि जब यूएनजीए की समिट में सितंबर में ये मोहम्मद यूनुस अमेरिका गए हुए थे, तो वहां पर इन्होंने बाकायदा जो अपने स्टूडेंट लीडरशिप जो थी, इसके कुछ लोगों को वहां पे प्रेजेंट किया था क्लिंटन फाउंडेशन के फंक्शन में, और बाकायदा कहा था कि ये मत समझिए कि सब कुछ स्पॉन्टेनियसली हो गया था। हमारा सारा जो किया जा रहा था वो बड़े प्लान्ड वे में हुआ है, बड़ा प्लान था, बहुत पहले से हमारा प्लान चल रहा था। और लड़कों को इन्होंने बाकायदा बिल क्लिंटन के सामने इंट्रोड्यूस किया था। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कोई कहे कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए, उन प्रोटेस्ट के नतीजे में यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। वो सबका सब ऑर्केस्ट्रेट था, सबका सब कुछ प्लान्ड था। एवरी मूव वाज प्लान्ड, इट वाज गोइंग बाय अ स्क्रिप्ट। 2 साल लग सकते हैं इन केस शेख हसीना वाजिद का जो असर असूख या सारा कुछ था उसको करने के लिए। सो इट इट दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। सो ये बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे जो वायलेंट प्रोटेस्ट हैं वो होते रहते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में भी हुए थे ये प्रोटेस्ट,
लेकिन आर्मी यहाँ पे आपको पता है बड़ी सख्त जो है ना वो माफ नहीं करती। इमरान खान की पार्टी ने जब पाकिस्तान की फौज, एयरफोर्स, GHQ सब पे हमले कर दिए थे और इनका दिल ये था कि हम इतने हालात क्योस क्रिएट कर दें, इतने क्योस क्रिएट कर दें ताकि सिचुएशन जो है वो आर्मी के कंट्रोल से बाहर निकल जाए। पाकिस्तान के अंदर भी होना, लेकिन यहाँ पे फौज का बड़ा सख्त होल्ड है। पाकिस्तान आपको पता है लार्जली इट हैज बीन अ सिक्योरिटी स्टेट, इट वर्क्स इन दैट। और यहाँ पे जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट लीडर थे आपको पता है वहां बांग्लादेश में नाहिद इस्लाम, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। ये मैं नाहिद इस्लाम की ही बात कर रहा था कि जिन्होंने रिजाइन किया है और अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना रही है। मेरे ख्याल से कल शायद अनाउंस हो गया उनकी पॉलिटिकल पार्टी का, क्योंकि वो नई पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं और वो IT मिनिस्ट्री और इन चीज़ों को देख रहे थे। और अब देखना यह है कि अगर वो पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी लोगों के पास जाएगी, वो सारा कुछ होगा। ये आप देखते हैं कि क्या जो नाहिद इस्लाम क्या करते हैं। एक बात और बताऊँ दोस्तों, ये जो जो इस तरह के लोग जब पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं ना, तो आप ये समझिए ये आसान होता है पॉलिटिकल पार्टी बनाना। पॉलिटिकल पार्टी की फॉर्मुलेशन करना, पॉलिटिकल पार्टी को बना लेना, ये लीगली इसको फॉर्मुलेट कर लेना, ये आसान काम है। असली काम क्या होता है? असली काम ये होता है कि आप पूरे मुल्क भर में उसका एक पॉलिटिकल कैडर खड़ा करें। पॉलिटिकल उसकी जो पूरे कंट्री में हायरार्की क्रिएट करें। ऊपर टॉप से लेके बॉटम तक एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करें जो एक इलेक्शन मशीन की तरह से काम कर पाए जब मौका आता है। वो सब लेता है बस टाइम। वो सबका सब टाइम लेता है, कई साल लेता है, एक दिन में नहीं होता है। तो वो चीज़ें बांग्लादेश में कैसे हो पाएँगी, और अगर नहीं होती हैं, तो जो स्टूडेंट लीडरशिप पॉलिटिकल पार्टी बना रही है, वो अगर एज़ अ पॉलिटिशियन सोचेगी, तो वो एक ऐसे इलेक्शन में क्यों जाएगी जल्दी, जब तक कि उसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल पे नहीं पहुँच जाता है, जहाँ पर वो इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने की हालत में आ पाए। वरना जो कन्वेंशनल पार्टीज़ हैं, अवामी लीग या कि BNP, तो आप पाएँगे कि वो स्कोर कर जाएँगी और इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो नीचे रह जाएगी। ये बात बड़ी वेल अंडरस्टूड है। तो नतीजा ये कि ये लोग चूँकि अभी पावर में हैं और नई नई पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, ये इलेक्शन कराएँगे क्यों? ऐसा इलेक्शन क्यों कराएँगे जहाँ पर उनकी हार मोर और लेस तय है? नहीं? अब देखें पिछले टेन्योर में क्या हुआ था जब शेख हसीना वाजिद को फारिग किया गया। जो आर्मी चीफ है उन्होंने कंप्लीटली कहते हैं रिफ्रेन किया, लेकिन मेरी जाती राय यह है कि उन्होंने कोई रिफ्रेन नहीं किया। उन्होंने बेसिकली शेख हसीना वाजिद को कहा कि आप निकल जाएं यहाँ से, हम आपको बचा नहीं सकते, हम आपको बचा नहीं सकते। तो भई रिफ्रेन करना यही तो होता है कि उन्होंने एक्शन से रिफ्रेन किया। उन्होंने लोगों के खिलाफ एक्शन लेने से रिफ्रेन किया। और क्या मतलब होता है? यही तो मतलब होता है उसका, यही तो कहा जा रहा है। डड्डू। अगर आप यहाँ से ना निकली तो जो आपके साथ होगा आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो देखें कोई भी सियासतदान जो है और मत वो भूलिएगा ये आर्मी चीफ को जो लगाया गया था वो शेख हसीना ने ही लगाया था। ये उनके दूर के रिश्तेदार भी लगते हैं। तो ये भी आप समझिए इस बात को। और ये बहुत पॉसिबल है कि जो उनका इस्तीफा नहीं लिया गया है उसके पीछे भी कोई राजनीति हो। ये चीज़ें एक दिन में सामने नहीं आती हैं। जो उनका फॉर्मल इस्तीफा आपको नहीं कहीं दिखाई दे रहा है, कोई साइंड इस्तीफा नज़र नहीं आ रहा है, उसके पीछे बाकायदा कोई राजनीति हो सकती है, जो आपके सामने आज नहीं कुछ वक़्त बाद आए, हमारे सामने। तो ख़ैर ज उस चीज़ को अभी गौर नहीं किया जा रहा है, पर आप पाएँगे कि जब मौका आएगा तो इस तरह की चीज़ें जो है वो एक इश्यू बन जाएँगी। ये एक टेक्निकल इश्यू है कि प्रधानमंत्री जो वहाँ की थी, वो बिना इस्तीफा दिए अगर कहीं और रह रही हैं, उससे उनका पद थोड़ी खाली हो जाएगा, और ना ही उनकी जगह पर किसी केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर की जगह बनी है, वो भी नहीं है। ये चीफ एडवाइज़र बन के आए हैं वहाँ पे। वो कुछ नहीं कर सकता until and unless फौज सिक्योरिटी एजेंसीज उसके साथ हैं। अगर फौज और सिक्योरिटी एजेंसीज कह दें हम आपके साथ नहीं हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। या फिर यही हो सकता है कि आप जो है वो जिसे कहते हैं ना चले जाएं अवाम के पास चले जाएं और फिर आप जाके वो सारा वो करें। लेकिन ये भी एक फिर वो जिसे कहते हैं ना कि एक हु नोज कब किधर कैसे क्या होगा। एक सवाल तो है ना ये। सवाल ही है लेकिन मतलब ये जो साहब। चीज है कि गवर्नमेंट का जो ओवरथ्रो किया था इन्होंने, तो बेसिकली वो पब्लिक प्रेशर था, लेकिन फौज पीछे हट गई थी हसीना वाजिद से। क्या फौज को पीछे हटना चाहिए था?
फौज ये कहती थी कि हम ही तो आपको लेके आए हैं, जिस अंदाज से इलेक्शंस हुए, जिस अंदाज से सारा कुछ हुआ, जिस अंदाज से इतने लोग मारे गए हैं, ये आपकी एज ए प्राइम मिनिस्टर हमने आपको सपोर्ट किया। लेकिन आप अब ये सारी की सारी बातें क्या हैं? ये सारी की सारी बातें खुद सेल्फ इंटरप्रिटेशन कर ली है चीमा साहब ने अपने आप, कि आर्मी ये कहती है। आर्मी ने कब कहा है? कहाँ है आर्मी का ये कहा हुआ? ये इस थिंकिंग को इन्होंने खुद अपने आप को आर्मी चीफ समझकर और सोच लिया कि भाई ये बांग्लादेश की आर्मी चीफ। एक्चुअली क्या था, ये बात सही है, किसी भी देश की जो आर्मी है वो अपनी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के नीचे काम करती है। जो पॉलिटिकल सरबराह आपका होता है, जो पॉलिटिकल हेड होता है, उसके अंडर काम करती है। अगर मान लीजिए सही या गलत, लेकिन अगर उस आर्मी चीफ को कोई ऑर्डर दिया गया है जिसको उसने इंप्लीमेंट किया है, तो वो सिर्फ उन ऑर्डर्स को ही इंप्लीमेंट कर रहा है। उसके मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो आर्मी चीफ ये सोचने लग जाए कि मेरी वजह से आप पावर में आ रहे हैं। ये पाकिस्तानी सोचने का तरीका है। ये जो चीमा साहब कह रहे हैं ना, ये सोचने का तरीका पाकिस्तानी सोचने का तरीका है। पाकिस्तान की फौज जिस तरह सोचती है कि हम प्राइम मिनिस्टर लेकर आते हैं, मगर बांग्लादेश में जो करंट जो आर्मी चीफ है, ये उसके ऊपर अपनी सोच को लाद रहे हैं। ऐसा नहीं होता, नहीं वो ऐसी बात कह रहा है कोई। अगर हम इतने बंदे मार के भी हम जो है वो अमन नहीं ला सकते, या इन लोगों को नहीं बिठा सकते, या आप इनके साथ कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं कर सकती, देन यू मस्ट गो। ये कितना आसान है कहना। अब ये जानते हैं, ये सब कुछ कहना बड़ा लॉजिकल रैशनल लग सकता है किसी को, मगर वो इसलिए लगेगा क्योंकि कोई भी आदमी ये सोचने के लिए तैयार नहीं है कि वो 29 मिलियन के काहे लिए आए थे। वो याद है ना जो ट्रम्प बता रहा है, 29 मिलियन किस लिए आए थे, या कि जो खुद मोहम्मद यूनुस लोगों को कह रहा है कि मैंने बड़े प्लान तरीके से ये किया है हमने, जो 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 प्रोटेस्ट लॉन्च किए गए। ये सारे सारे कहाँ है स्टूडेंट? नाहिद इस्लाम के अलावा जब कोई बताए स्टूडेंट लीडरशिप कहाँ है? वही हिंदू लीडर लड़के जो इनकी मूवमेंट में इनके साथ शामिल थे, स्टूडेंट्स, क्या वो नहीं मारे गए? क्या आज भी शिकायत नहीं कर रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया? और अब वो बार बार इंडिया की तरफ देखते हैं, भैया हमारी मदद करो, हम तो हिंदू थे। वो हिंदू तब नहीं उनको समझ आई थी बात, जब वो ये गंदगी डाल रहे थे बांग्लादेश में। तो ऐसे भी होता है, पॉलिटिकल सत्ता की भूख लोगों से न जाने क्या कुछ करवाती है। वक्त कहते हैं इंडियंस ये कहते थे कि ये बेसिकली अगर 1000 बंदा मरा है तो मर जाए, मर रहा है और मर जाए। और इंडियंस ये कहते थे कि भाई शेख हसीना वाजिद को रखो, लेकिन फौज ने कहा कि नहीं, हम नहीं रख सकते। और अब फिर देखें, ये कहानियां देखिए, आप कहानियां देखिए, इंडियंस ने ये कहा, फौज ने ये कहा, और ये सारा डॉक्यूमेंटेशन चीमा साहब के पास पहुंच रहा है। मतलब ये एक्विजिशन काउंटर एजुकेशन दोनों के दोनों ये खुद ही ये ले रहे हैं कि इंडियंस ने ये कहा। ये अबे कहां से भाई, कैसे, बट चलता है। क्यों? अगर आप एज्यूम करने पर ही आ जाए तो पूरा पूरा नॉवल एज्यूम कर सकते हैं, है कि नहीं? पूरे का पूरा नॉवल एज्यूम कर सकते हैं, तो उससे तो बात बनती नहीं ना। वहां से क्या हुआ? फिर वो एक सारी बात है, वो एक स्टोरी है। वो एक स्टोरी है। क्यों? कोई कोई तुक न बने तो स्टोरी है। जब अपनी कहानी जो आप सुना रहे हैं, जब वो समझ में ना गया है क्या बोलना है, स्टोरी है। फिर वो एक स्टोरी है जी। और वो स्टोरी सारी बात ऐसे तो नहीं खत्म होगी। उस स्टोरी में ये है कि कई लोगों का कहना यह है कि उस वक्त जो बांग्लादेश की फौज थी आईएसआई के साथ राब्ते में थी, कोई कहता सीआईए के साथ राब्ते में थी। देखिए, ये नैरेटिव गढ़ना होता है। अपनी बात जब कहनी थी, इंडियंस ये कह रहे थे, बांग्लादेश की फौज ये कह रही थी, वो बड़ा सीरियसली था। मगर जैसी बात आती है ना, कोई लोग ये कहते हैं तो बस साथ में हंसना हो गया। और हंसने से क्या हुआ? आपने उस बात को हल्का बना दिया। उस आर्गुमेंट को, जो बातें कही जा रही थी कि अमेरिका के साथ कोई इनके कॉन्टैक्ट थे, सीआईए के साथ थे, सॉरी, जो डीप स्टेट के साथ कॉन्टैक्ट थे इनके, अमेरिकन डीप स्टेट के साथ में, आज बात सामने आ रही है कि वहां से फंडिंग आई थी इसकी बाकायदा। खुद मोहम्मद यूनुस यूएनजी की समिट के साथ में साइडलाइंस पे जिसने मीटिंग की है क्लिंटन फाउंडेशन में, वहां वो चीजें कह चुका है। वो सारी बातें इग्नोर कर रहे हैं भाई। कुछ कहते हैं बात टालने वाली बातें। मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश की जो फौज है वो बड़ी स्मार्ट है। वो कोई एक तो स्मार्ट का मतलब पता नहीं क्या समझ में आता है। इंडियंस स्मार्ट हैं, अमेरिकन स्मार्ट हैं, बांग्लादेशी स्मार्ट हैं, बांग्लादेशी फौज स्मार्ट है, हर आदमी स्मार्ट है सिवाय पाकिस्तान के। चुचकाने नहीं है या लुचे पूछे नहीं है कि भाईजान उनके सामने जो मर्जी होता रहे।
ठीक है ना जी, वो नहीं है, वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं और किसके इंटरेस्ट के लिए काम और करें? उनका इंटरेस्ट जारी बात है हर मुल्क नेशनलिस्ट होता है। जाहिर है। मैं अगले दिन उनसे मिला, मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा। आई मेट हिम एंड आई इनवाइटेड हिम एट माय हाउस फॉर डिनर। ये जो महफूज अनम साहब हैं, वही डेली स्टार के एडिटर है ना, ये कम से कम 4 बार बता चुके हैं, मतलब एक आदमी को खाना क्या खिला दिया भाई ने, 4 बार गाना गा चुका उसका कि मैंने इसको खाना खिलाया है। इसके 2 फायदे होते हैं, एक उसको शर्मिंदा कराया कि लो जी इसको हमने खाना खिलाया, दूसरा ये कि यहाँ आया है तो बड़े-बड़े लोग जो आते हैं मेरे घर में मेरे मेहमान होते हैं। मतलब आप सोचिए जरा, इसको कहते हैं सेल्फ प्रोजेक्शन। very important person in India, in Bangladeshi media. He heads one of अबे इंडियन मीडिया नहीं, बांग्लादेश मीडिया। the Promise newspaper, उसके एडिटर हैं। तो वो इत्तेफाक से इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस पे आए थे, तो I had the distinct opportunity to invite him at my डिस्टिंक्ट अपॉर्चुनिटी house for dinner and उन्होंने कहा यार stop looking हमने at ना पिछले 2 मिनट में 3 बार बोल चुका है डिनर डिनर डिनर, हाँ? us from just a Muslim lens, also look us from an ethnic lens। हमारा जो बंगला लुकस नहीं होता चीमा साहब, लुकस नहीं होता, लुक एट अस होता है। कितनी बार कहा है, प्रपोजिशन सीख लो, छठी क्लास में पढ़ाई जाती है। एट, लुक एट समथिंग, भले आदमी। है, हमारी जो बंगला आइडेंटिटी है, जो हमारा हम उस एंगल से भी हमें देखा जाए। सो ये चीज जो है, मतलब वो कह रहे थे कि हर कोई अपने लेंस से हमें देखना चाहता है। दिस इज व्हाट ही वांटेड टू से, कि हमें हर पाकिस्तान तुम भी तो यही करते थे चीमा साहब, तुम उनको पाकिस्तानी और इस्लामी लेंस से देख रहे थे, आप भी तो यही कर रहे थे। कोई अपने लेंस से देखना चाहता है। हमें अपने लेंस से मत देखें, हमें हमारे लेंस से देखें। जो हमारा लेंस है वो जो भी है, हम ऐसे ही हैं तो हमें ऐसे ही देखो भाई। क्यों आप हमारी बात नहीं मानते? सो वो बात तो उनकी मुझे तो बड़ी अपील की उनकी। मैंने कहा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपके इस फलसफे से एग्री करता हूँ कि आपको उस लेंस से देखा जाना चाहिए जो वहाँ पे लोग चाहते हैं। इसको लॉजिक कहते हैं चीमा साहब, इसे फलसफा नहीं कहते हैं। फलसफा फिलॉसफी होती है। अब सवाल यह है कि आर्मी चीफ क्या करेंगे? क्या आर्मी चीफ जो है इन्फ्लुएंशियल फिगर है पॉलिटिकल क्राइसिस में, उन्होंने एक फ्यूचर ट्रेजेक्टरी इस्टेब्लिश की है, वो उन्होंने एक रास्ता दिया है। और पिछले अगस्त से लेके आप देख लें 5 और 2 7 माह में उनको अगर ऐसी स्टेटमेंट देनी पड़ गई है, इट मीन्स कि पॉलिटिशियंस फिर आपको पता है ऐसे ही करते हैं। सो माजी में तो बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है यहाँ उन्होंने आप सोचिए, पॉलिटिशियन तो ऐसे ही करते हैं। मतलब ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की जो सोच है या जो वहां उनका स्टेटस है, उसी को ये भाई हर एक जगह पे लगाते रहते हैं उठा के। उसी को उन्होंने बांग्लादेश में भी चेप दिया। हालांकि मोहम्मद यूनुस कोई पॉलिटिशियन भी नहीं है। उसको अगर आप पॉपुलर लिंगो में कहेंगे तो एट द मोस्ट ही इज ए टेक्नोक्रेट, एक माइक्रो इकोनॉमिस्ट, जिसको जैसे भी उसने अपना काम किया और उसको यहाँ पर उठा के अपने सत्ता में बैठा दिया। तो बेसिकली एक टेक्नोक्रेट है जिसको अपने मामलों को चलाने के लिए बनाया है। ये अलग बात है कि वो पॉलिटिकली बहुत एम्बिशियस भी है। गवर्नमेंट को सपोर्ट किया या न्यूट्रल रहे हैं, लेकिन ये जो चीज है, क्या ये कू की तरफ जा सकती है? इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ मिलिट्री कू? क्या पॉसिबिलिटी है मिलिट्री कू की? बोलो बोलो। ऑब्वियसली देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बिल्कुल है। मैं इसको इग्नोर नहीं करता, मैं जरा भी इग्नोर नहीं करता इस चीज इसे को। इग्नोर करना नहीं कहते, इसे रूल आउट करना कहते हैं चीमा साहब। रूल आउट करना अलग होता है, इग्नोर करना कुछ और होता है। अब इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं बांग्लादेश की आर्मी के साथ। मैं अभी अगले दिन इंडियन आर्मी चीफ को सुन रहा था एक पॉडकास्ट में। वो कह रहे थे कि पॉलिटिकल लेवल पे क्या है दैट इज समथिंग एल्स, बट मिलिट्री लेवल पे हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक है बांग्लादेश की फौज के साथ। सो ये चीजें जो हैं ऑब्वियसली दीज आर इम्पोर्टेंट, कि बांग्लादेश की फौज के साथ एक अच्छा राब्ता है उनका। तो क्या इंडियन आर्मी इज सजेस्टिंग द बांग्ला आर्मी चीफ
कि आपको इस पॉलिटिकल इंटरवेंशन में आना चाहिए? एक बात। या इस कम्युनिकेशन को एक और नजरिए से देखिए कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कहा कि अगर हमारी चीजें इंटरनली ठीक न हुई तो हमारी सॉवरेंटी को भी खतरा हो सकता है। दैट मीन्स ये कि फिर कोई आके आपके बॉर्डर पे चीजें आपके बॉर्डर की चेंज भी कर सकता है। आप समझ रहे हैं? डोंट फॉरगेट अराकान आर्मी दूसरी तरफ पूरा उसने करीब 25-30 किलोमीटर का जो बॉर्डर है इनका बांग्लादेश का वो कैप्चर कर रखा है। तमाम एरिया वहां का जो है वो 70% इलाका अराकान आर्मी के कब्जे में है, इवन आज भी म्यांमार बॉर्डर पे। तो एक तरफ म्यांमार बॉर्डर हो गया, तीन तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है मामला, आप समझिए, और बचा हुआ समुंदर। इंडियन आर्मी चीफ इज मेकिंग द वे कि भाई आपको चाहिए कि आप इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो डॉक्टर जयशंकर ने कल कहा कि आप फैसला करें कि आपने हमारे साथ कैसे रहना है। यहाँ ये समझा जा रहा है कि इंडियन आर्मी चीफ जो है उसके पास ये स्पेस मौजूद है, क्योंकि उन्होंने हसीना को फारिग किया था। अगर वो आ जाए तो शायद वो हसीना, सुन रहे हो? आप सुन रहे हो? न जाने कहां सपनों की दुनिया में इंडियन आर्मी चीफ के पास ये स्पेस मौजूद है क्योंकि उन्होंने हसीना वाजिद को फारिग किया। भाई क्या बोल रहा है यार? को वापस ले आए ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इंडिया। इफ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी चीफ के पास स्पेस मौजूद है क्योंकि वो हसीना वाजिद को लेकर आए हैं, और वो इंडिया के कहने पे क्या आर्मी चीफ डायरेक्टली आते हैं, और सॉरी बांग्ला आर्मी चीफ डायरेक्टली आते हैं, अब हो जाए भाई कोई आगे धरती पे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो हसीना वाजिद को कहें कि आप भी आ जाएं, सारे आ जाएं, लेवल प्लेइंग फील्ड है, आए इलेक्शन लड़ते हैं, देखते हैं कौन आता है। हो सकता है इंडिया ये ऑप्शन, ये चॉइस दे रहा हो इंडिया। मैं आई कैन एक्सपेक्ट दिस। इंडिया मे बी सजेस्टिंग you should come in directly, get हसीना वाजिद। अच्छा, आर्मी चीफ के लिए कहना है कि आर्मी चीफ जो है वो सत्ता संभाल ले और शेख हसीना वहां पे आ जाए। From us, we will not give हसीना वाजिद to the interim government. आप चीजों को कंट्रोल करें, give a level playing field to all the politicians and let the people decide. अगर ये हो जाता है तो फिर तो there is a possibility of more protests. One, second, there is a probability that the military अपनी, वो जैसे कहते हैं ना, नाक के नीचे सारा कुछ करवाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, ये प्रोटेस्ट वाली पॉसिबिलिटी कैसे आई? अगर ऐसा हो जाता है, यानी कि आर्मी टेक ओवर करती है और फिर शेख हसीना को वहां लाया जाता है, इलेक्शन करवाया जाता है, प्रोटेस्ट की पॉसिबिलिटी कैसे आई? और फिर जो दूसरी बात ये कह रहे हैं, क्या वो अकेली पॉसिबिलिटी नहीं बनती है? जब आर्मी चीफ ही आ गया ऊपर, आर्मी ने ही टेक ओवर कर लिया कंट्री का, तो ये सेकंड ऑप्शन कैसे हुआ कि आर्मी सबको जब नाक के नीचे कराया? भाई वो तो पहला एंड ओनली ऑप्शन वही बचा ना, जब उन्होंने टेक ओवर ही कर लिया, तो फिर ये सेकंड ऑप्शन कहां से आया? तो ये वन एंड ओनली ऑप्शन दैट विल रिमेन इज व्हाटएवर विल हैपन अंडर द वॉच ऑफ बांग्लादेश आर्मी, सिंपल। और सबको चुप करा ले, या देयर इज अ प्रोबेबिलिटी द मिलिट्री ये कह सकती है कि आए हम मिल के जो करना है करें, आए। ये प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगी भाई? मतलब एक तरफ वहां दंगा फसाद चल रहा है, बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ है वो ये कह रहा है कि ये सब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, कि ये सब कुछ बंद होना चाहिए, और ऐसे में इनको कहेगा आइए और आपस में मिल बैठ के फैसला कीजिए, ऐसे होता है? I mean, ये कौन सा लॉजिकल दिमाग है? मिल के जो करना है करें, आए, वी कैन डू इट। इस हवाले से ये मैं इस चीज को देखता हूँ। ये कहां से देखते हैं भाई? कोई ब्लाइंड ही देखेगा इस तरह की चीजों को? कोई अंधा ही होगा देखेगा इस तरह की चीज को? कैसे किसी को ये चीज नजर आ रही है भाई? कोई एक डिस्टर्ब माहौल के अंदर एक ऐसी औरत को, पॉलिटिशियन को कैसे भेज देगा, या वो कैसे जाएगी जहां पर लोग उसके खून के भूखे बैठे हुए, खून के पैसे लोग वहां बैठे हुए? वो तो उसको मिलते ही उसी दिन मार देते, जो उस दिन वहां से निकल के भागी थी वो। और ये इनको कह रही दिस इज हाउ आई सी, मैं ऐसे देखता हूं, तुम कैसे भी देखते रहो, उससे फर्क क्या पड़ता है? चीमा साहब आपके देखने से कोई फर्क पड़ता है क्या? बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में इतना अंतर है कल्चरल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, कि ये जो स्पॉन्सर्ड लोग आते हैं ये इन चीजों को नहीं चला सकते।
Try and understand this, learn it, see it, realize it, feel it. मैं इस चीज को समझता हूँ, ये इस चीज खराब समझते हो? की ये मुमकिन है, ये चीज हो सकती है। ये कहाँ से हो जाएगी मुमकिन भाई? दिमाग खराब है। लेट्स नॉट इग्नोर दिस, इस चीज को जरा भी इग्नोर ना करें। लेकिन इंडिया जारी बात है चाहता है कि हाउ टू गेट बैक इट्स लॉस्ट रोल, और इंडिया की स्ट्रैटेजी यही है कि आप थोड़ा जरा सोचो, लॉस्ट रोल भाई। डू यू अंडरस्टैंड सीमा साहब? Bangladesh cannot move. It cannot do anything without India. It's only a matter of time. I have been saying this for months कि Bangladesh will have to get back on its knees. वो आपको समझ ही नहीं आ रही है वहाँ पे इकोनॉमी क्या हो रहा है। आपको एक्चुअली समझ में तो आती नहीं इकोनॉमी क्या होती है। बेड़ा गर्क हुआ पड़ा उनका। उनकी सप्लाई लाइन के तमाम टैप बंद पड़े हुए हैं। ये जो 50,000 टन तुमने जो चावल भेज दिया है, आपको तुमको लग रहा तुमने ये बड़ा तीर मार दिया है। वो अलग बात है कि सबको पता है कि तुम्हारे यहाँ फिर उसके बाद में तुम्हारे अपने अंदर क्या हालत हुई होगी। सा टफ टाइम दें बांग्लादेश को, और आइडियाज भी दें, टफ टाइम भी दें और आइडियाज भी दें, बिकॉज इफ यू गिव देम टफ टाइम एंड यू गिव देम आइडियाज, तो मे बी इट इज गोइंग टू बी मोर, ये एक बेनिफिशियल चीज हो सकती है मेरी असेसमेंट में। दोस्तों, ये जो आइडियाज वाली बात है वो क्या है कि बेसिकली एक आदमी अपनी इच्छाएं बताएगा, अपनी विशेष बताएगा कि दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। आई बिलीव यू शुड बिहेव अस और यू शुड हैव आवर रिलेशनशिप इन दिस पर्टिकुलर फैशन। वो तो कहना ही होता है भाई। अगर मुझे किसी से संबंध रखने हैं, रिलेशन रखने हैं, तो मैं ये तो बताऊंगा ना मैं किस तरह के रिलेशन चाहता हूँ। तो उसको ये कहना कि इंडिया उनको विश्व बताएगा, अरे भाई वो तो बता, कोई भी आदमी को, दो मुल्क, दो लोग, दो इंसान, दो संस्थाएं कोई भी एक दूसरे से बात करेंगी तो अपनी विश्व तो बताएंगी, तभी तो कोई चीज स्टेब्लिश होगी। भले आदमी। लेट्स सी इसमें क्या, वो जैसे कहते हैं ना, एक चीज बन सकती है, या क्या हो सकता है। इन केस दिस इज द स्टोरी, देन आप समझ लें कि बांग्लादेश का लैंडस्केप विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। अच्छा, तो मतलब अभी भी इनको यही नहीं पता कि स्टोरी क्या है। आप सोचिए, ये अपने आप को, मैं साउथ एशिया की निगाह रखता हूँ, साउथ एशिया की पॉलिटिक्स पे ध्यान रखता हूँ और मैं सब कुछ देख रहा हूँ, सब कुछ समझता हूँ, ये वो, मगर स्टोरी समझ में नहीं आती भाई को। स्टोरी का पता ही लगता है, पहले से क्या चल रहा है पता नहीं होता है। जो हो चुका होता है उस पर कमेंट्री कर रहा होता है, ये ठीक है ये गलत है। तो भाई वेयर इज योर एनालिसिस? एनालिसिस क्या आप पोस्ट फैक्टो एनालिसिस करते हैं? कोई इवेंट हो जाता है उसके बाद उसका एनालिसिस हो रहा होता है, तो फिर आपके एनालिसिस का मतलब क्या बचा? और शायद इसीलिए पाकिस्तान में कोई थिंकर बसता नहीं है आजकल। And I do see, and I do find, and I do realize, ये बस जो देख रहे हैं आप, यही फाइंड, रियलाइज और ये इन्हीं को गोल गोल घुमाते रहते हैं भाई, पर करना कराना कुछ नहीं है। मिलिट्री कू की जो पॉसिबिलिटी है, you cannot undermine this. That's what I पहले क्या था? यू कैन नॉट इग्नोर इट, अब यू कैन नॉट अंडरमाइन इट। बेसिकली वर्ब क्या होनी चाहिए? रूल आउट। वो आती नहीं भाई को। keep telling Pakistanis, do not. अब ये देखो ना, दिखा रहे हैं कि मैं अंग्रेजी में बोलूंगा तो बात जरूर पड़ेगा। Do not be more, aggressive, or do not भाई सेंटेंस ही भूल गया कि क्या बोलूं। डू नॉट किया जा रहा है। proactively engage, स्टेप बाय स्टेप चीजें करें। गो के पाकिस्तान engage with who? engage with what? को फायदा जरूर हो रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मेक श्योर कि ये सारे का सारा ये आप स्टेप बाय स्टेप करें। अगर ये आप स्टेप बाय स्टेप नहीं करते, देन यू आर गॉन। आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी पड़ेंगी, और स्टेप बाय स्टेप चीजें करने से ही पता चलेगा कि वहां पे भी तब्दीलियां आ जाएं और यहाँ पे भी तब तक तब्दीलियां आ जाएं। लेट्स सी क्या इसमें अब वो होता है और किस तरह चीजें होती हैं। इनको कुछ पता ही नहीं होता कि इस तरह से किस तरह चीजें होंगी, किस तरह से लेट्स सी में बात खत्म हो जाती है हमेशा। लेट्स सी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो दोस्तों,
ये था जो नया लैंडस्केप डेवलप हो रहा है बांग्लादेश में, जो मुझे आपसे शेयर करना था। इस पर और चर्चा हम अभी करेंगे, स्पेशली जो मैंने आपको बताया कि इनका जो बैंकिंग सेक्टर है वो उसको मेल्टडाउन की तरफ जा रहा है, जिस पर मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ, तो उस पे भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपसे दरख्वास्त हमेशा की तरह से कि अगर कोई आप इस पे अपने आपके विचार हों तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। आप नीचे देख रहे हैं जो स्क्रिप्ट चल रही है, इसमें आपको मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, तो आप उस पर मुझे लिख भी सकते हैं। आप चाहें तो ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वो भी डिटेल आपको नीचे मिल रही है। और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि कम्युनिकेशन हम अपना जारी करें। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय फॉर नाउ एंड गुड इवनिंग अगेन।